विधानसभा 46 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अभी हम जनता समर्थित हैं। हम जनता के बीच 2020 से लगातार जा रहे हैं और हम जिस पार्टी में थे उस पार्टी का तो विलय हो गया है और अभी हम जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। तो इसलिए हम अभी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वैसे माननीय सांसद जी आश्वासन दिए हैं। उन्होंने बोला कि जनता के बीच में जाओ। हम उनके कहने पर नरपतगंज में घूम रहे हैं। समय आने पर ये पार्टी का नाम भी बताएंगे। विधानसभा 46 में ऐसी कौन सी मुद्दा है जिस पे काम नहीं हुआ है जो कि आपको चुनाव लड़ना पड़ता है? देखिए, मुद्दा सर्वोपरि है, सभी को पता है। जैसे नरपतगंज विधानसभा ये नेपाल से सटा हुआ है, चारों ओर नदी है। इनकी प्रमुख समस्या है बाढ़ और किसानों की खेती। न आज तक बाढ़ पे कोई काम हुआ, बाढ़ से निजात नहीं मिला। कभी सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। किसानों की स्थिति दयनीय है। वहाँ न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार का कोई साधन है। वहाँ का प्रमुख मुद्दा अभी पलायन है। लगभग 40% से ज़्यादा व्यक्ति पंजाब, हरियाणा, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, अन्य जगह पे जाके वो काम करते हैं। प्लान पे किस तरह से जो है कि प्लान को रोका जाएगा, लगाम लगाया जाएगा? क्या चीज़? प्लान को किस तरह से लगाम लगाया जाएगा? तो ये बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। आम आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर है और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो चुका है और हमारे तथाकथित नेता लोग उसे बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर कर दिया गया है। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और जिसके कारण पलायन हो रहा है। हमारे यहाँ उपार्जन का कोई साधन नहीं है, अफसरशाही हॉबी है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों की माली हालत काफ़ी दयनीय है, जिसके चलते पलायन के लिए आम आदमी मजबूर होता है। अगर इस पर हम काम करें तभी हमारा पलायन रुक सकता है और हम समृद्ध बन सकते हैं। शिक्षा में क्या कमी है सर? विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। अच्छी पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है और पैसे वाले व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं और ग्रामीण स्तर पर विद्यालय का देखभाल ग्रामीणों के जिम्मे में नहीं है। ग्रामीण लोग, शिक्षित लोग विद्यालय पे फोकस नहीं करते हैं, जिससे सिर्फ वहाँ 95% गरीब के भी बच्चे विद्यालय जाते हैं। आप तो जानते हैं कि मैट्रिक के बाद लगभग 60% विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं।
बौद्धिक रूप से कमज़ोर बना दिया गया है। और ये बनाने की प्रथा है। अंग्रेज के समय में फूट डालो शासन और शासन करो का काम होता था। आज वही है हमारी स्थिति कि शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार को समाप्त कर दो, फिर राज करो और आम जनता को बौद्धिक रूप से कमज़ोर कर दो ताकि वो पार्टी और जाति के नाम पर मतदान कर सके। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो है कि स्वास्थ्य का स्थिति खराब है, लचर है, तो इस पर क्या कहेंगे सर, कैसे इसमें सुधार लाया जाएगा? जब तक नैतिक और शिक्षित बौद्धिक व्यक्ति जब तक सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये असंभव है। क्योंकि आज तक हम जिन नेताओं को वोट दिए उनमें यह सब कमी है। वो नहीं चाहते हैं कि आम जनता को हम सुख सुविधा दें। उसका एक ही मकसद है, जितना हम उनको टॉर्चर करें, जितना असुविधा में रहे, जितना वो अभाव में रहे, अभावग्रस्त रहे और वो भाग के मेरे पास ही आए और हम रोटी सेकें और पद पे फिर बने रहें। आज तक नेता लोग ध्यान नहीं दिए तो विकास कहाँ से होगा? सिर्फ वर्तमान जो माननीय हैं उसका काम है अपनी योजना को इधर से उधर करते रहना और जिसमें मोटी रकम कमीशन आता है वो काम वही करते हैं। जनहित में उसके द्वारा कोई काम नहीं होता है। अगर जनता आप पे विश्वास करती है, अगर मतदान करेगी, आप सदन में जाएंगे, तो फर्स्ट प्राथमिकता आपका क्या होगा? फर्स्ट प्राथमिकता हमारा बाढ़ से मुक्ति और भ्रष्टाचार और घूसखोरी को जड़ से समाप्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना और रोजगार के क्षेत्र में सदन में आवाज़ उठाकर और बड़े मंत्री से मिलकर वहाँ पर फैक्ट्री को लगवाना, मक्का आधारित फैक्ट्री, जूट आधारित फैक्ट्री, मखाना आधारित फैक्ट्री और नरपतगंज को बनमनखी से रेलवे लाइन को जोड़ना, ताकि हम रोजगार के क्षेत्र में आम आदमी को आगे बढ़ाएं और किसानों के खेत में समय पर बीज, समय पर अच्छी खाद और समय पर उसके खेत में पानी जाए। किसानों की ज़िंदगी, किसानों के घर में खुशहाली कैसे आए, इस पर हम काम करेंगे। जब हमारे किसान खुशहाल होंगे तो हमारे मजदूर भी खुशहाल होंगे। जब किसान और मजदूर, गरीब व्यक्ति जब खुशहाल होंगे तो खुशहाली चारों ओर दिखाई देंगे। आपने बताया कि अभी के पलायन को यहाँ के लोग, छात्र छात्राएं जो पढ़ाई करके बेरोजगार है, पलायन कर जाते हैं, जो है कि पढ़ाई नहीं करते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। एक मुद्दा इससे हैरानीगंज का, जो कि चिड़ियाघर बनने वाला बिहार की सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, लेकिन कई लोग जो है कि बताते हैं कि अब काम चालू हो जाएगा, अब चिड़ियाघर बनेगा। नहीं, अभी तक नहीं बन पाया है। अगर चिड़ियाघर बनता तो यहाँ हजारों छात्र छात्राओं को रोजगार मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चिड़िया वृक्ष वाटिका बिहार का सबसे बड़ा वाटिका होगा, जो पूर्व में रामजी दास मंत्री के द्वारा उस पर कार्य कराया गया था। विगत सरकार में तेज प्रताप जी जब इस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने भी घोषणा किया था और प्रशासनिक स्वीकृति दिए थे
और अभी सरकार बदलने के बाद यह काम अधूरा रह गया। इसे अभी तक पूर्ण नहीं किया गया, क्योंकि नेताओं के दिल में, मन मस्तिष्क में आम आदमी के प्रति स्नेह, सामाजिकता है ही नहीं। वो चाहते हैं कि अपनी जनता को हम कैसे कमज़ोर बना दें, कैसे वो लाचार हो जो मेरे पीछे आए। उसे आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। क्या परिचय हुआ? कोई उनके पास विजन नहीं है। उदाहरण देखिए, 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 6 फरवरी 2009 को रानीगंज में अररिया टू सुपौल रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया था, और आज तक इस पर ट्रेन नहीं चली। अररिया से जदिया त्रिवेणीगंज तक अभी मिट्टी का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नेताओं की कमी है, जनप्रतिनिधियों की आत्मविश्वास की कमी के कारण आज तक ये ठप है। जब इसी का एक भाग सुपौल से त्रिवेणीगंज, क्योंकि वहाँ के नेता मजबूत हैं, आवाज़ उठाते हैं, और सुपौल से लेकर त्रिवेणीगंज तक रेलवे का परिचालन हो रहा है। ट्रायल हो गया, पिपरा तक आती है ट्रेन, अब त्रिवेणीगंज आने लगा है। उसी का एक भाग ये है, इस पर अभी मिट्टी का ही काम चल रहा है। तो उधर के नेता, कोसी के नेता और सीमांचल के नेता में यही फर्क है। वो काम कराना चाहते हैं, जागरूक है, और यहाँ के नेता जागरूक नहीं होने के कारण एकदम स्लो मिट्टी का काम चल रहा है। अभी तक तो इसी के साथ अररिया गलगलिया का शिलान्यास हुआ था, गलगलिया अररिया टू गलगलिया का उद्घाटन हो गया, ट्रेन का परिचालन हो गया, और यह क्षेत्र वंचित रह गए। यहाँ के नेता सिर्फ जात का जहर बोते हैं, धर्म का बीज बोते हैं। अपने पर उनको अपना औकात नहीं है कि अपने बल पर, अपने नाम पर 5 से 8 हज़ार वोट हम ले आए। उन्होंने ये राजनीति को व्यवसाय बना दिया है कि करोड़ों रुपया लगाओ, चुनाव के बाद अरबों बनाओ, जनता जाए पीछे, उससे उसको कोई परवाह नहीं है। और यहाँ के जो मान्य हैं, आपने देखा होगा कि जब यहाँ मोटरसाइकिल पे आप चलते हैं तो प्रशासन आपको रोकता है कि हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 3 आदमी कैसे। और यहाँ के जब माननीय विधायक जब 3-3 आदमी चलते बिना हेलमेट का, बिना जूता का, प्रशासन देखती है। उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए अंधा है प्रशासन। जब विधायक को पता नहीं है तो आम जनता कैसे जागरूक होंगे। जो सड़क बन गया है उसी सड़क के बारे में वो सदन में बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसको फटकार भी लगाया जाता है। तो जनता के मुद्दा को सदन में रखते कहाँ हैं? वो तो पार्टी के नाम पर जीत गए, पार्टी और जात के नाम पर चुनाव जीते जी। ट्रू और फॉल्स करने का जिसको आदत है वो जनता के दुख दर्द को कैसे समझेगा। आज तक वो अपने गांव में अच्छे सड़क नहीं बना सके। पैसा नरपतगंज का काम होता है रानीगंज में, उसको खुद पता नहीं है। जो वोट दिए उसके साथ उसका कोई तालमेल नहीं है, जो वोट नहीं दिए, जो साथ थे, उसके साथ उसका तालमेल है और वो अच्छे पैसा कमा रहे हैं, 30 से 40% ले रहे हैं। एक तरफ उसका
बाउंड्री वाल बनता है तो दूसरे तरफ बाउंड्री उनका गिर जाता है। सिर्फ आपस में लड़ाने का उसका मकसद है। फूट डालो और शासन करो। आम आदमी गरीब हो और शिक्षित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और बौद्धिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है ताकि उनको वोट दिया जाए। अपनी कुर्सी, अपने पद के खातिर ये लोग काम करते हैं। ये लोग जनसेवक नहीं हैं। ये तैमूर लंग का परिवार है। ये सब लुटेरा है। लूटने का योजना है इनके पास और विकास से कहीं कोई वास्ता नहीं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने विधानसभा में 5 विद्यालय का नाम बताएं जो अच्छा हो। 1-2 विद्यालय है। दरगाहीगंज में अच्छी विद्यालय है, वहाँ के प्रधानाध्यापक अवधेश जी हैं, वो अच्छे से संचालन करते हैं, उसको प्राइज भी मिला है। लेकिन और सब विद्यालय का स्थिति क्या है? कभी विधायक जी विद्यालय गए, कभी हॉस्पिटल का निरीक्षण किए, सभी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ना सरकार भवन है, तो विकास होगा कहाँ से? एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। ये सबसे माननीय को कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, तो बाढ़ पे कैसे मुद्दा उठाएंगे? एक भी बांध नहीं बनाया गया। कभी हाई डैम के लिए उन्होंने बात नहीं किया। तो आम आदमी के हित में ये नहीं है। आम जनता उग चुकी है पार्टी पेंसिल से। अब पूर्णिया के तर्ज पर वो नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। हम लोग जनता के बीच में, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, हम लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं और जनता इस बार निर्णय लेगी। विकास के नाम पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर, पलायन और रोजगार के नाम पर एक कलंक को मिटाने का एक काम करेंगे। नरपतगंज राजनीतिक रूप से उर्वरक धरती है, लेकिन विकास के माध्यम से वो सरजमीन नहीं है। इसलिए वहाँ बहुत कुछ की आवश्यकता है। आप इतिहास पलट के देखिए, 2-3 विधायक छोड़ने के बाद वहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया। आज विधायक जी बताए ना कि आपको जो 24-25 करोड़ रुपया मिला 5 साल में, आप कहाँ कहाँ खर्च किए? आप कहते हैं हम इतना सड़क बना दिया, आपके पास पैसा कहाँ था जो आप बनाए? सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सड़क पुल पुलिया के बारे में आप फीता काट के दिखा देते हैं, वो आपकी योजना है, आप लाए हैं। आपका जो ओरिजिनल फंड है विधायक कोष, उससे आप कहाँ कहाँ काम कराएं, तब न पता चलेगा। एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। पेट में दर्द हो, आप चले जाइए नरपतगंज, तो वहाँ के डॉक्टर आपको रेफर कर देंगे। वहाँ भी तो नरपतगंज मार्केट में पानी लगा रहता है। भड़गामा की स्थिति काफ़ी खराब है, जहाँ रोज़ ज़मीन के चलते विवाद और हत्या हो रहा है। आप मुख्य सड़क से चले जाइए फतेहपुर, वहाँ रोड की स्थिति को आप देख लीजिए। कनेली से रामपुर तक आने के वाली सड़क को आप देख लीजिए, जर्जर स्थिति है, उस पर जर्जर स्थिति है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो आपने 5 साल में क्या किया? अरे जो आपको वोट दिए, कम से कम उसी का तो आप काम करते। वो भी आज आपसे नाखुश है। आज चुनाव हो जाए तो आपको 10% वोट भी नहीं मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है, आप काम किए हैं, तो स्वतंत्र उम्मीदवार बन के चुनाव मैदान में आइए, तब जनता आपको बताएगा कि आपको वोट मिला था कि पार्टी को मिला था।
5,000 वोट भी आप नहीं टपिएगा। कभी आप सामाजिक व्यक्ति रहे नहीं, सब दिन आप पदाधिकारी रहे, आपको तो लूटने की प्रवृत्ति है, आप वही काम नेता बन के किए। और मैं सभी दल के माननीय से मैं आग्रह करूंगा कि आप वैसे व्यक्ति को अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाइए जो सामाजिक हो, जिसे राजनीतिक का ज्ञान हो, जो समाज में जिसका योगदान हो, जो गांव से लेके ब्लॉक तक जनता के दुख दर्द में खड़ा होकर उसका काम करवाते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वैसे व्यक्ति को आप चयन करके प्रत्याशी बनाएं, ना कि लुटेरा को। आज आम आदमी के पास पैसे नहीं हैं, गरीब और मध्यम वर्ग, किसान के बच्चे के पास पैसा नहीं है जो अच्छे पार्टी से वो टिकट ले। पैसा तो उसी के पास है जो लुटेरा है, जो पूंजी फंसाएगा वो तो फिर बिजनेस करेगा ना, आम जनता के हित में नहीं होगा। तो वैसे व्यक्ति को आप चयन करके दें ताकि हमारा समाज का निर्माण हो, हमारा विधानसभा, हमारा गांव, हमारा पंचायत शिक्षित हो, स्वस्थ हो और रोजगार वाला हो। हम दूसरे जगह पलायन नहीं करें, खुद हम अपने गांव में काम करें और हमारे किसान भाई को समय पर खाद बीज मिले और उसके ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसके घर में दीपावली और ईद मने, तो मुझे बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। जी, क्या परिचय हुआ सर? प्रिंस विक्टर, विधानसभा। अभी हम मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। हम नरपतगंज विधानसभा में हम अपना कर्मभूमि बना रहे हैं। लगातार 15 से अभी तक हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जनता पार्टी और जाति पे है, उसको हम लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेवक थे, सेवक हैं और सेवक रहेंगे, और हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप आके बगुला पंचायत को आप देख सकते हैं। रानीगंज की महान जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। 2001 में हम मुखिया और पंचायत समिति से चुनाव लड़े और दोनों जीते। दोनों जीतने के बाद हम फिर प्रमुख बन गए, मुखिया पद से रिजाइन दिए। फिर 2006 में और 2011 में लगातार रानीगंज क्षेत्र संख्या 10 से 2 बार जिला परिषद रहे। हम जिला शिक्षा समिति और योजना समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे पूरे जिला में घूमने का मौका मिला और उस समय में प्रायः विद्यालय को हमने भवन दिया और नए नए विद्यालय को सरजमीन पे खोलने का काम किया। मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया और उस समय में कुछ विद्यालय हाई स्कूल को 10+2 बनाने का भी काम किया। फिर 2016 और 2021 में लगातार 2 बार हम बगुला पंचायत से मुखिया हैं। हम 25 साल से जनता की सेवा में हैं। मुझे काम करने का तरीका आता है। फंड कहाँ से आएगा, कैसे विकास होगा, ये मुझे 25 साल का अनुभव है और बड़े बड़े लीडर से भी संपर्क है और बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु से भी संपर्क है। समाज का निर्माण कैसे हो, मानव का निर्माण कैसे हो, मानव के जीवन में खुशहाली कैसे आए, इस पर हम लोग काम करते हैं। एक बार आप बड़ा मौका दीजिए तो हम नरपतगंज को बिहार के मानचित्र पर नंबर 1 नहीं बना दिया तो फिर आप कहिए।